इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है, कौन कहाँ जा करके डिस्चार्ज होएगा, तो ये बातें हम लोगों ने समझ ली। लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा कैथोड पे, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा एनोड पे। अब दूसरी सवाल यहाँ पर ये आता है, तो इसके लिए फैराडे ने दो लॉ दिए हैं। तो उसमें से पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, मतलब इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ। दिस इज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का यह कहना था कि उतना ही मास डिपॉजिट होगा, उतना ही मास डिपॉजिट होगा उनके इलेक्ट्रोड पे जितना आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। राइट, सीधी सी बात है ना। आप ये जो रिएक्शन करा रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करा रहे हो। अब आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड पे एंड एनोड पे। या ये बोल सकते हैं कि उतना ही सब्सटेंस लिबरेट होगा एट कैथोड एंड एनोड, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब आप देते हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, चार्ज की सप्लाई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप चार्ज की सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए द मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू लिखा जा सकता है। याद रखिए क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द चार्ज। क्योंकि ये जो करंट है, करंट कब बनता है, जब चार्ज फ्लो करते हैं, है ना। करंट कब बनता है, जब चार्ज फ्लो करते हैं, इसलिए क्यू इज द चार्ज। सो एम इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, तो कांस्टेंट है वहां पर z। सो z इंटू क्यू। ओके, ये जो q है ये फैराडे में आपको लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर f ले रखा है ब्रैकेट में, है ना। f लिख रखा है ब्रैकेट में, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो किसमें होना चाहिए, फैराडे में। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं, m इक्वल टू जेड क्यू। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज इज इन फैराडे, जब चार्ज इज इन फैराडे। आपको मालूम है कि जो चार्ज की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो तो कूलम्स होती है। ऑलराइट, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त आपको चार्ज लेना है फैराडे में। अच्छा, 1 फैराडे कितना होता है, 1 फैराडे इज 96500 कूलम। एक फैराडे होता है 96500 कूलम। राइट, तो अब m इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ये जो z है ये z क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि नहीं यार चार्ज को तो हम कूलम्स में ही लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा z डिवाइडेड बाय 96500 q, अगर चार्ज को आपको कूलम्स में लेना है, अगर आपको चार्ज को कूलम्स में लेना है तो। ओके, एंड यहां पर ये जो वैल्यू आपको दिख रही है z डिवाइडेड बाय 96500, इसको हम लोग e से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग e से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ये जो है ये e इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 96500 इसको लिखा जा सकता है। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल टू e इंटू क्यू, और ये q किस में होना चाहिए, कूलम्स में होना चाहिए। अब यहां पर z का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय z, तो z का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, z इज इक्विवेलेंट वेट। एंड ये जो E होता है, E इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है ये, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहला इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनों को लिबरेट कर सके। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर सके या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। जब मैं बात करता हूं एसिड के लिए, एसिड के लिए, तो एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ H प्लस को लिबरेट कर सकता है, इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड के लिए, किसी भी एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ, मतलब कितना वजन, मास में 1 मोल ऑफ H प्लस को रिलीज कर पाए। बेस के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए कि जो 1 मोल ऑफ OH माइनस को रिलीज कर पाए। देखिए, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, फॉर्मूला लिख लो। वैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया है जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर चल रहा था, है ना। तो देख लीजिए जरा एक बार दोबारा से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ये है फॉर एसिड। अगर ये चीज मैं ले लूं, इक्विवेलेंट वेट फॉर एन बेस, इक्विवेलेंट वेट फॉर अ बेस, तो बेस के लिए क्या होगा, तो यही हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ दैट एसिड। अब कौन कौन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको जरा एक बार बता देता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए आपने लिया HCl, HCl जब ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस एंड Cl माइनस देगा, H प्लस एंड Cl माइनस देगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि वो मुझे 1 मोल ऑफ H प्लस मिले तो मुझे कितना HCl लेना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि क्योंकि HCl एक एसिड है वो H प्लस लिबरेट करता है, तो मुझे अगर 1 मोल ऑफ H प्लस चाहिए तो मुझे कितना HCl लेना पड़ेगा, तो आंसर इज 1 मोल ही लेना पड़ेगा। और 1 मोल का वजन कितना होता है 36.5 ग्राम। इसका मतलब ये जो HCl है, HCl का इक्विवेलेंट वेट इज 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। क्योंकि जब मैं 36.5 ग्राम HCl लेता हूं तो उस 36.5 ग्राम में 1 मोल ऑफ HCl बनता है, उस 1 मोल से 1 मोल H प्लस बनता है, राइट। तो अगर 1 मोल H प्लस बनाना है तो मुझे 1 मोल ऑफ HCl लेना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ HCl का वजन कितना होता है 36.5। एक और एग्जांपल जैसा देख लेते हैं, लेट्स से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देगा आपको 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। मैं चाहता हूं कि वो 1 मोल ऑफ H प्लस दे, मैं चाहता हूं कि 1 मोल ऑफ H प्लस रहे अपने पास, राइट। अगर मुझे 1 मोल H प्लस चाहिए तो मुझे H2SO4 कितना लेना होगा, क्या हमें आधा मोल लेना होगा, जरा सोच के बताओ, क्या हमें आधा मोल लेना होगा, है कि नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 1 मोल ऑफ H प्लस मिले तो मुझे आधा मोल ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मोल H2SO4 तो मुझे 2 मोल ऑफ H प्लस देगा, मुझे 1 मोल ऑफ H प्लस चाहिए, उसके लिए मुझे आधा मोल ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा। तो आधे मोल का वजन कितना होता है, तो आपको शायद पता होगा कि 1 मोल का वजन कुछ करीब करीब 98 ग्राम्स होता है। तो हाफ मोल का कितना होगा, हाफ मोल का, तो हाफ मोल का होगा 98 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 49 ग्राम। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 49 ग्राम, क्योंकि 49 ग्राम में आधा मोल ऑफ H2SO4 मिलेगा, आधे मोल ऑफ H2SO4 1 मोल ऑफ H प्लस को रिलीज करेगा। तो अब जरा इसी को इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं, फॉर्मूले से। तो अगर मुझे HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखिए 36.5, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कि कितने H प्लस वो रिलीज कर सकता है, ठीक है, कितने H प्लस वो रिलीज कर सकता है वो एसिड। तो HCl कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, एक, तो डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो आंसर कितना आया 36.5, समझ गए। ओके, अब यही चीज अगर मैं H2SO4 के लिए फॉर्मूला लगाऊं, H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगाऊं, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिड का, ये H2SO4 का कितना है 98 ग्राम, डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी है, मतलब H2SO4 कितने H प्लस रिलीज कर सकता है 2, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा 49 ग्राम, 49 ग्राम, समझ गए ये चीज। उसी तरीके से मान लो कोई एसिड है जो 3H प्लस रिलीज करता हो, कोई एक ऐसा एसिड है जो 3H प्लस रिलीज करता हो, तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ H प्लस चाहिए तो मुझे 1/3 मोल ऑफ दैट एसिड लेना पड़ेगा, 1/3। अब मुझे 1/3 लेना है तो पता कर लो कि 1 मोल का वजन कितना है ना, तो 1/3 का कितना होगा, उससे उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, समझ में आया। अब यही चीज अगर आप एक बेस के लिए करेंगे, एक एग्जांपल के लिए, जैसा कोई बेस ले लो NaOH ले लो, NaOH, तो NaOH के लिए डायरेक्टली आप चाहो तो एक ये कर सकते हो कि ये जो है ना, ये 1 मोल ऑफ Na प्लस देगा और 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो अगर OH माइनस आपको 1 मोल चाहिए तो आपको NaOH भी 1 मोल लेना पड़ेगा। अब 1 मोल ऑफ NaOH का वजन कितना होता है वो पता कर लो, एंड दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर अ बेस, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसके लिए ये जो है आपके पास NaOH, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, तो इसका NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसको न्यूमरेटर में लिखिए डिवाइड बाय 1, तो सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। सेम वैसा ही होगा जैसा एसिड के लिए, सेम वैसे होगा जैसा एसिड के लिए, कोई इसमें अलग नहीं है, सेम वैसा ही है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा बेस है जो 2 OH माइनस रिलीज करता होगा, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में उसका मॉलिक्यूलर मास लिखिए डिवाइडेड बाय 2,
है ना। तो ये देख रहे हो इक्विवेलेंट वेट फॉर अ बेस, इसमें जो डिनोमिनेटर है एसिडिटी, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड बाय दैट बेस। तो अगर एक OH माइनस रिलीज कर रहा है मतलब उसकी एसिडिटी 1 है, अगर दो OH माइनस रिलीज कर रहा है मतलब बेसिस एसिडिटी उसकी 2 है, अगर तीन OH माइनस रिलीज कर रहा है तो उसकी एसिडिटी 3 है। उल्टा करते हैं हम लोग, एसिड के लिए बेस लिख रहे हैं, ये देखो एसिड के लिए बेसिसिटी लिख रहे हैं एंड बेस के लिए एसिडिटी लिख रहे हैं, उल्टा करते हैं हम लोग, समझ गए। अच्छा ये तो चलो ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो एसिड बेस ओके, ये सब तो पता कर लेंगे हम लोग, एक जनरल किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक जनरल। तो जनरल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उस सब्सटेंस का कितना आप वजन लोगे कि वो 1 मोल ऑफ H प्लस को रिलीज करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आप एक चीज देखो कि सोडियम का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा कि वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। अच्छा सोडियम जब टूटेगा तो Na1 प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन 1 मोल चाहिए तो आपको सोडियम भी तो 1 मोल लेना पड़ेगा, सोडियम भी तो 1 मोल लेना पड़ेगा। इस हिसाब से द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम विल बी, तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 23 होता है, तो 23 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोडियम, है ना। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन, लेट्स से सिर्फ ऑक्सीजन है, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, आपको पूछा है कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो एक ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये बन जाएगा O2 माइनस, है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर अगर मुझे उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना हो, ध्यान से समझो, एक ऑक्सीजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सी जो रिलीज करते हैं उनको रिलीज के टर्म्स में बात करना है और जो एक्सेप्ट करते हैं उनको एक्सेप्ट के टर्म्स में। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या ये बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, पर मुझे तो इलेक्ट्रॉन तो 1 ही मोल लेना है, इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन कितना लेना होगा, आधा मोल लेना होगा। एक बार फिर से समझो, 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, पर मुझे तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई 1 मोल ही रखनी है। तो 1 मोल अगर मुझे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है तो वो कितने ऑक्सीजन का पेट भर पाएगा, आधे मोल का भर पाएगा। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन होता है 16 ग्राम, तो आधे मोल का वजन कितना हो जाएगा 8 ग्राम। इसलिए ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 8 ग्राम। कितना होता है 8 ग्राम। कहां से आया ये 8 ग्राम, मैं एक बार यहां पर दिखा देता हूं, ये कहां से आया, ये यहां से आया कि ऑक्सीजन का जो वजन होता है वो 16 ग्राम होता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है ना, तो इस वजह से ऑक्सीजन का 8 ग्राम निकल के आएगा। एक और जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से कैल्शियम, कैल्शियम का आपको पूछा गया है, कैल्शियम का पूछा गया है। तो कैल्शियम देखो ये Ca2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मुझे तो 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करानी है, तो 1 मोल के लिए क्या Ca आपको आधा मोल लेना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि आप एक काम करो ना, यहाँ पे 2 डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये 1 मोल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड भी तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, कैल्शियम के लिए इक्विवेलेंट क्या होगा, तो कैल्शियम का मास लिखिए डिवाइड बाय 2 कर दीजिए एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। तो एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट की क्या होती है, सुनो। इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का जितना वो जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है या रिलीज कर सकता है। इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट वो होता है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो वेट है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। एक जनरल मन में आ रहा होगा कि सर कोई कुछ फॉर्मूला बता दो ना, तो लिख लो अगर इफ यू वांट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 एटम, या शांति से एक चीज लिख दो उसकी वैलेंसी, ठीक है, उसकी वैलेंसी।
तो अगर किसी ने बोला हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हाइड्रोजन का मास लिख दो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 ही होती है, तो 1/1 दैट इज 1 ग्राम, है ना। उसके बाद हीलियम को तो बात नहीं करेंगे, लिथियम का, तो लिथियम का क्या होगा, तो लिथियम का एटॉमिक वेट ऊपर डाल दो डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी, बस ये सबसे छोटा सिंपल, ठीक है। तो फॉर्मूला का फॉर्मूला मैंने बता दिया, और अगर वैसे आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला अपनी जगह है, बट पहले चीजों को ना थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आगे आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प करता है, खासकर तब जब क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, ठीक है, तब ये हेल्पफुल बनता है। ऑलराइट, अब वापस आते हैं। तो क्या कहा फेरेडे ने, फेरेडे ने कहा कि उतना ही मास डिपॉजिट होगा जितना आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है ये तभी हो रही है ना जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, और कम देंगे तो कम। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले बन के आए, तीन मतलब एक m इक्वल टू जेड क्यू, एक m इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई 96500 क्यू, और एक आया m इक्वल टू ई क्यू, और ये जो Q है ये कूलम्स में होना चाहिए। तो Z इज द इक्विवेलेंट वेट एंड E इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, अब आपके मन में एक और सवाल उठता होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब ये जो आपने लिखा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप जरा इस चीज को नोट करें, यहां पर देखो, जरा यहां पर ध्यान दो। अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m इक्वल टू E इंटू क्यू, और ये किस में होना चाहिए, कूलम्स में होना चाहिए। देखो यही फॉर्मूला है, ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है, तीसरा वाला फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। तो इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या डेफिनेशन होगी, तो डेफिनेशन यही होगी कि अगर आप 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की सप्लाई करते हैं, इफ चार्ज सप्लाइड इज 1 कूलम्ब, इन दैट केस जो मास डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कूलम्ब चार्ज भेजने पे जो मास डिपॉजिट होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज देने पर जो मास डिपॉजिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये जो फर्स्ट वाला है m इक्वल टू जेड क्यू, और ये q क्या रखना है, फैराडे में रखना है। इस दूसरे फॉर्मूले को देखो, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि if charge supplied is 1 Faraday, if charge supplied is 1 Faraday, तो in that case जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर चार्ज 1 कूलम्ब की आपने सप्लाई करी, तब जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और अगर आपने चार्ज 1 फैराडे का सप्लाई कराया, उससे जो मास डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट, दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट। ओके, वन मोर थिंग देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना 1 फैराडे इज 96500 कूलम्ब, 1 फैराडे इज 96500 कूलम्ब। पहले तो ये 1 फैराडे इतना आया कहां से, और ये फैराडे क्या होता क्या है, आपको मैं एक सीधे साधे शब्दों में बताता हूं। 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 फैराडे इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 फैराडे इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखो सॉल्व करके देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है हर एक, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप इसको सॉल्व करके देखिए और आपको मिलेगा 96500 कूलम, आपको मिलेगा 96500 कूलम। इसका मतलब समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर मैंने आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसे में आपके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 1 फैराडे के बराबर होगा, वो 1 फैराडे के बराबर होगा। फिर से समझिए, मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर फेंक दिए, और वो इलेक्ट्रॉन थे 1 मोल। कितने थे, 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब मैंने आपको दिए, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराडे, या फिर 96500 कूलम। 96500 कूलम इज 1 फैराडे। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूं, तो आपके ऊपर चार्ज आएगा 96500 कूलम, या फिर इतना लंबा चौड़ा कौन बोले, इसलिए सिंपली 1 फैराडे, सिंपली 1 फैराडे। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसके बाद एक सेकंड लॉ भी है, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। सेकंड लॉ, सेकंड
लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ बोलता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सेकंड लॉ बोलता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, when same amount of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series, the mass of substance deposited is directly proportional to their equivalent weight, ओके। ये है सेकंड लॉ। अच्छा, क्या बता रहा है ये, आपको समझाता हूं मैं। ये देखिए, ये है, लेट्स से ये 3 सेल है मेरे पास, ये मेरे यहाँ पर 3 सेल बना दिए, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा, दूसरे वाले का ये पहला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, तीसरे वाले का ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग सेल है हमारे पास, और मैंने कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से, दिस इज कनेक्टेड बाय बैटरी, और इनको मैंने आपस में ऐसा कनेक्ट कर दिया इन बिटवीन। तो अब आप देखो, क्या ये तीनों सेल आपस में सीरीज कनेक्टेड है? अब क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है तो इनमें जो करंट होगा वो सेम होगा, करंट हर जगह सेम होगा। देखो, करंट अपने साथ एक्चुअली लेके क्या जा रहा है, चार्ज लेके जा रहा है पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्यू इंटू टी, एक सेकेंड, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सॉरी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। तो पर सेकेंड वो अपने साथ कितना करंट, कितना चार्ज लेके जा रहा है, क्यू चार्ज लेके जा रहा है। एनीवेज, अब क्योंकि करंट यहां से आई जा रहा है तो क्या ये सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन है। तो ये जो पहला वाला सेल है, इसमें जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, मास डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, Z1 इंटू क्यू। अच्छा, क्यू जो है वो अपने को फैराडे में लेना है, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड वाले में कितना डिपॉजिट होगा, M2, वो क्या होगा, Z2 इंटू क्यू, फैराडे के बराबर होगा। तीसरे वाले में कितना डिपॉजिट होगा, M3 इक्वल टू Z3 इंटू क्यू, ये फैराडे के में होगा। तो आप एक चीज नोटिस करो, क्या मैं ये बोल सकता हूं M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2, M3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z3? क्या ये बोला जा सकता है? मतलब कि ये एक बंदा कहना चाहता है कि अगर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप सीरीज में डाल दो तो चार्ज की सप्लाई तो सेम है, इसका मतलब जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के। अगर इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट कम होगा, इक्विवेलेंट वेट कम होगा तो कम डिपॉजिट होगा। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए, ये सब्सटेंस है A, इसकी वैलेंसी है 1+, ठीक है, और एक है सब्सटेंस B, इसकी वैलेंसी है 2+। लेट्स से अगर मैं इन दोनों को अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं, इन दोनों को अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं, जानते हो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि 96500 कूलम्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं A+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A, क्या बन जाएगा, ये A बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी B2+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं, इसी को मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो आपको पता है ये कितना बनेगा, ये बनेगा B/2 ओनली, आधा ही बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये B की वैलेंसी 2+ है, B की जो वैलेंसी है वो 2+ है, इसकी वजह से सिर्फ आधा ही मास डिपॉजिट हो पाएगा। एक और वे में समझो, जैसे देखो, एक आदमी है, मतलब ये 2 ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर A है और ये ग्रुप नंबर B है। ग्रुप नंबर A ऐसे हैं जो 1 रोटी खाते हैं, इनका पेट भर जाता है। ग्रुप नंबर B वाले ऐसे लोग हैं जिनको 2 रोटी खानी पड़ती है तब जाके उनका पेट भरता है। अब मैंने 10 रोटी बनाई, ठीक है, मैंने क्या 10 रोटी बनाई। अब 10 रोटी को अगर मैं A ग्रुप वालों को दे दूंगा तो 10 लोगों का पेट भर जाएगा और वो चुपचाप जाके आराम से सो जाएंगे। लेकिन अगर वही 10 रोटी को मैं B वालों को दूंगा तो इसमें 5 ही लोगों का पेट भर पाएगा, 5 ही लोगों का। तो याद रखो, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, या फिर जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, वो उतने ही कम लिबरेट होते हैं,
वो उतने ही कम लिबरेट होते हैं। देखो ये ग्रुप नंबर ए, इनको एक एक रोटी की जरूरत थी, तो 10 रोटी पे 10 लोग खुश हो गए, 10 रोटी पे 10 लोग खुश हो गए। जबकि बी वाले में देखो 10 रोटी में 5 ही लोग खुश हो रहे हैं। मान लो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक बंदा 5 रोटी खाता है, तो ऐसे में 2 ही लोगों का पेट भर पाएगा। तो जितना ज्यादा, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा उनकी कैपेसिटी है उतना ही कम लोगों का पेट भर पा रहा है। ए वालों की कैपेसिटी कम थी, एक ही रोटी की कैपेसिटी थी, तो इनका पेट ज्यादा भर रहा है, जबकि दूसरे वाले का कम भर रहा है। ओवरऑल मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है कि मास इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, मास इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। तो ये जो Q है, Q तो फिक्स है, Q तो है फिक्स है, इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है, याद रखिए जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है उसका मास डिपॉजिट भी ज्यादा होता है। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है उसका मास डिपॉजिट भी ज्यादा होता है। एंड इक्विवेलेंट वेट किससे बना है, जरा नोटिस करो, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को तोड़ूं तो ये किससे बना है, तो ये बना है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी से, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी पे। तो जिसकी वैलेंसी, याद रखना, जिसकी वैलेंसी लो होगी, वैलेंसी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लेने देने की काबिलियत, जैसे आपको मालूम है ना हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है ना। तो जिनकी वैलेंसी कम होगी उनका मास डिपॉजिट ज्यादा होगा, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए लिबरेट होने के लिए। फ्लोरीन बोलता है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं अपना एक एटम को रिलीज कर दूंगा, क्लोरीन बोलता है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं अपने एक एटम को रिलीज कर दूंगा। लेकिन जब आप यही चीज ऑक्सीजन को पूछते तो ऑक्सीजन बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं एक को रिलीज करूंगा। ऐसे में अगर आप ऑक्सीजन लिबरेट करने जाएंगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखो जिसकी वैलेंसी कम उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होता है, जिसकी वैलेंसी कम है उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है। ग्रुप नंबर ए के लोगों का रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रोटी था, इसलिए ज्यादा लोग लिबरेट हो पाए। जबकि ग्रुप नंबर बी में कैपेसिटी लोगों की ज्यादा थी, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, इसलिए कम लोग लिबरेट हो पाए। तो जिनकी वैलेंसी कम होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है इलेक्ट्रॉन की, उनका मास ज्यादा लिबरेट होता है, और जिनकी ज्यादा होगी उनका कम होगा। यही चीज आप नाइट्रोजन को पूछो, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मान लो एन एन वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन बोलेगा मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन और दे दो मैं लिबरेट होऊंगा। तो नाइट्रोजन का डिमांड ज्यादा है, वैलेंसी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन का मास कम डिपॉजिट हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर तो यार कांस्टेंट है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। अब मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं लेट से लिथियम, तीनों सेल में मान लो लिथियम लिथियम अच्छा वैसे तीनों सेल में एक तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली एटॉमिक मास और वैलेंसी ये दोनों ही कांस्टेंट है ना। ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि एटॉमिक मास, जिन सब्सटेंसेस का एटॉमिक मास ज्यादा होता है उनका वजन भी ज्यादा होगा, और जिनका कम होगा उनका कम होगा। जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जैसे आयरन है ना, आयरन का एटॉमिक मास ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से आयरन की जितनी क्वांटिटी बनेगी उतनी हाइड्रोजन की नहीं बन पाएगी, क्योंकि आयरन का मास ज्यादा है, आयरन का मास ज्यादा है। आयरन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, आयरन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, आयरन लिबरेट हो जाएगा। खैर वह तो ये तो डिपेंड करता है कि उनकी वैलेंसीज क्या है। एक काम करते हैं सेम वैलेंसीज वाले की बात करते हैं, जैसे मान लो ये ले लो सोडियम ले लो, लेट्स से सोडियम, एक आपके पास सोडियम अवेलेबल है, एक आपके पास सोडियम अवेलेबल है, एंड एक आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही एक सोडियम लिबरेट होगा, और एक सोडियम का वजन कितना होता है 23 ग्राम, तो आपको 23 ग्राम सोडियम मिल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के मैटर में देखो, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, इससे यह हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 1 ग्राम। तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो 23 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो 1 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वजन क्रिएट कर पाएगा, और जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो कम। जिसकी वैलेंसी ज्यादा वो कम अमाउंट को लिबरेट कर पाएगा, और जिसकी वैलेंसी कम वो ज्यादा को। डिमांड ज्यादा है तो आउटपुट कम आएगा, इसलिए वैलेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, तो m इक्वल टू जेड क्यू, और z क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बना होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी से। क्लियर है, यस नो। तो इस वजह से मैं एक कंक्लूजन यहां पे निकाल सकता हूं। कंक्लूजन ये है कि ये देखिए जो 3 सेल में m1 is to m2 is to m3 will be equal to इक्विवेलेंट वेट का रेशियो z1 is to z2 is to z3 है। या फिर
E1:E2:E3, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के फॉर्म में भी तो बता सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले में से आप किसी के भी फॉर्म में बताओ, आपकी मर्जी है। अच्छा, 3 भी क्या, एक्चुअली 2 ही हैं, देखा जाए तो 2 ही हैं, एक तो जस्ट एक बीच का कनेक्शन था, ठीक है। तो ये जो M1:M2:M3 के रेशियो को आप इक्विवेलेंट वेट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं।